ये कहानी है वासु की, जो इत्र निकाला करता था बहुत से फूलों को इकट्ठा करके, और उसका इत्र खुशबू ही नहीं बिखेरता था बल्कि बहुत तरह की बीमारियों को भी ठीक करता था। वो पूरे गांव में इतना मशहूर हो गया था कि दूर दूर से भी लोग उसके पास इत्र लेने के लिए आते थे। अरे वासु भैया, एक प्यारा सा खुशबूदार इत्र मुझे भी बना दो, जैसे पिछली बार बनाकर दिया था वैसा ही। अरे हाँ बहन, हाँ बना दूंगा, लेकिन बहन माफ करना, क्योंकि अभी मैंने शामू का भी बनाना है और 2-3 इत्र और भी हैं जो कि मैंने बना कर देने हैं आज ही। तो बहन कल या परसों बनेगा। हाँ कोई बात नहीं भैया, मैं परसों ही आ जाऊंगी, लेकिन बना कर रख दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मेरी बहन, ठीक है, मैं बना कर रख दूंगा। परसों को आकर मेरी बहन अपना इत्र ले जाना। खुश? भैया खुश। अब मैं परसों को आऊंगी। चले, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोपी चली जाती है और दूसरी तरफ रघु भी वासु के पास ही आ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या लेकर आ रहा था। हाँ, अरे वासु, तू तो बड़ा ही मशहूर हो गया है रे। अरे बहुत बहुत लोग तेरी चर्चा करते हैं बैठकर। अरे मुझे नहीं पता था कि तू इतना मशहूर हो जाएगा रे। अरे है तो तू मेरा दोस्त ही, और वो भी लंगोटिया। अच्छा वासु, मैंने तुमको एक बात बतानी थी यार। अरे भैया, ये बस ऊपर वाले की कृपा ही है, वरना मैं कमबख्त इस लायक कहाँ क्या लोग मेरे इत्र से ठीक हो पाए। ये बस ऊपर वाले ने ही तो मुझे एक चाबी दे दी है कि जिससे बीमारी का ताला खुल जाता है। अच्छा तो बोलो रघु, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? अरे हाँ यार, अपने ठाकुर जी नहीं यार, उनकी बेटी जो है वो ना तो कुछ बोलती है ना कुछ सुनती है, बस एक ही जगह पर आंखें बंद करके लेटी हुई है। ठाकुर जी ने मुझसे बात की थी और मैंने तुम्हारा नाम लिया था कि मैंने कहा वो ऐसे ऐसे इत्र बनाता है कि बहुत सी गंभीर बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं, और इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ कि तुमको भी उसकी बीमारी का अंदाजा हो सके और तुमको बताऊं क्या तुम उसकी बीमारी के लिए कोई ऐसा इत्र बना सकते हो कि वो ठीक हो जाए। यार ठाकुर जी बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर तुम ठीक कर दो तो तुमको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है वो। अरे मुंह मांगी कीमत? अरे मुंह मांगी कीमत की बात उनसे ही जाकर कर लूंगा मैं। चलते हैं। मुझको उनकी बेटी की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वही बात ना हो। चलते हैं। अरे वासु, क्या सोच रहे हो तुम? कोई बहुत गहरी बात है क्या? क्या वो ठीक नहीं हो सकती? क्या ये तो नहीं सोच रहे? यार मैंने तो बहुत सी बातें कह डाली वहाँ पर। क्या सोच रहे हो? अरे रघु, ये जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि उनकी बेटी की हालत देखकर ही पता चलेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही बात है कि कोई और बात। परेशान मत होना, कोई भी बीमारी होना उसका हल तो होता है, लेकिन किसी का हल आसान होता है और किसी का मुश्किल। चलो चलकर देखते हैं। रघु और वासु दोनों चल पड़ते हैं ठाकुर जी के घर में उस लड़की को देखने के लिए जो बीमार थी, और वासु के जहन में एक गंभीर सोच चल रही थी कि उसकी हालत ज्यादा नाजुक हुई
तो कहीं मुझको यही काम न करना पड़े। इसी सोच में वासु ठाकुर जी के घर जा रहा था। चलते चलते वासु रघु से ये बात करता है कि अच्छा रघु, मुझे ये बताओ कि ठाकुर जी की बेटी कितनी देर से बीमार है और कितनी देर हो गई है कि उसको होश ही नहीं आया। क्योंकि इतना भी तुम बता दोगे तो मुझे इत्र बनाने के लिए और आसानी हो जाएगी। अरे भैया, क्या बताओ, गीता एक अच्छी और नेक लड़की है, लेकिन ठाकुर जी बताते हैं कि एक दिन ये जंगल गई और जंगल से वापस आई तो इसके गाल दोनों ही काले पड़ गए और आते ही ये बेहोश हो गई और उस दिन से गीता को होश नहीं आई। उन्होंने बहुत से डॉक्टर और वैद्य से इलाज भी करवाया, लेकिन गीता को होश नहीं आई। गीता की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन उसकी हालत मृत्यु से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि वो जीवित ही नहीं है और इस दुनिया में ही नहीं है। अब ऊपर वाला ही जाने कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है और क्या हो गया है उसको कि वो होश ही नहीं कर पा रही। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन रघु मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे बताने के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि उस लड़की को ठीक होने के लिए कोई आम इत्र नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ और ही चाहिए। क्योंकि जैसा कि तुमने बताया उसके गाल काले हो चुके हैं, तो मेरा मानना तो यही है कि गाल काले तो काला जादू तो पक्का है। अब देखकर सही से पता चलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा गाल काले तो काला जादू तो है ही। अब देखते हैं क्या है, चलो पता चल जाता है। रघु और वासु दोनों ही ठाकुर जी के घर आ जाते हैं और ठाकुर जी उनको अपनी बेटी का हाल बताते हैं। अरे वासु बेटा, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा नाम सुना है कि तुम वो इत्र बनाने वाले हो जो खुशबू ही नहीं किसी को जीवन भी दे सकता है। वासु बेटा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर कहो तो पाँव भी पड़ लूंगा। तुम जो मांगोगे, जितनी धन दौलत मांगोगे, मैं तुझको दे दूंगा। लेकिन बेटा, मेरी बेटी को ठीक कर दो। मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है, लेकिन इसकी हालत तुम्हारे सामने ही है। जंगल गई थी, वापिस आई तो इसके गाल काले पड़ गए थे और ये बेहोश हो गई। तब से इसने होश नहीं की। आगे बेटा तुम बेहतर जानते हो। अरे ठाकुर जी, परेशान ना हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ऊपर वाले ने ना रखा हो। इसका इलाज होगा, बस मुझे अच्छे से देख लेने दे, मैं आपको बता देता हूँ सारी समस्या का हल। वासु अपनी गहरी नजरों से गीता को देखता है और गीता का चेहरा पहले से ज्यादा काला पड़ गया था और वासु को समझ आ जाती है कि इसको काले जादू का असर हो गया है, क्योंकि गीता का चेहरा चीख चीख कर ये कह रहा था कि उस पर काला जादू हुआ है। तो वासु ठाकुर जी को ये कहता है कि ठाकुर जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपकी बेटी पर काला जादू हो चुका है जो कि इसकी जान लेने पर तुल गया है। और ये जो चेहरा इसका काला हुआ है, इससे साफ पता चलता है कि आपकी बेटी बहुत ही बड़े संकट में है। इसीलिए तो बेटा तुमको कह रहा हूँ, तुमको बुलाया है कि बेटा तुम ही जानते हो इस बीमारी का हल क्या है। मेरी बेटी को ठीक कर दो बेटा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। ठीक है ठाकुर जी, मैं आपको बता दूंगा। मेरे उस्ताद हैं पंडित शंभू, मैं उनसे भी एक बार बात कर लूं, आपकी बेटी के बारे में सारी जानकारी उनको भी दे दूं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके लिए वो सही राय दे सकते हैं, क्योंकि ये इत्र बनाना मैंने उनसे ही सीखा है। ये कला उनको मुझसे ज्यादा अच्छी आती है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपको कल को बताऊंगा।
ठीक है बेटा, ठीक है। कल को मुझे हर हाल में बता देना, क्योंकि तुम्हारे मिलने से मुझको एक नई उम्मीद मिली है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है, कल मुझे जरूर बता देना। ठाकुर जी को सारी बात बताने के बाद वासु वापिस चला जाता है। बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर लग रही है, मुझसे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करता हूँ, पंडित जी के पास ही चलता हूँ, वो तो उस्ताद हैं, उन्होंने ही तो ये कला सिखाई है मुझको, वो अच्छा मशवरा देंगे मुझको। चलता हूँ, पंडित जी के पास ही चलता हूँ। वासु पंडित जी के पास जा रहा था, जो के वासु के उस्ताद थे। उन्होंने ही वासु को इत्र बनाने की कला सिखाई थी और अब वो गीता की वजह से सोच नहीं पा रहा था, इसीलिए वो पंडित जी के पास जा रहा था। वासु पंडित जी के पास आ जाता है और उनसे ये कहता है कि नमस्ते पंडित जी। पंडित जी कैसे हो आप? आज काफी देर बाद ही आपका शागिर्द आपके पास आया है। नाराजगी माफ करिएगा, लेकिन आपका शागिर्द बहुत ही गंभीर समस्या में फंस गया है, कृपा करके निकाल दे मुझको। अरे मेरा बेटा, किस समस्या में फंस गया है? अच्छा बेटा, बताओ क्या बात है? अभी इस समस्या का हल निकल जाएगा, बताओ। वासु सारी बात पंडित जी को बताता है कि कैसे वो बेहोश हो गई और कैसे उसके गाल काले हो चुके हैं और दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा गाल उसके काले हो रहे हैं। सारी बात पंडित जी को वासु बता देता है। ये बात थी पंडित जी, वो गांव के मुखिया की बेटी है और ठाकुर जी तो रोने पर ही आ गए थे, मेरे पांव पड़ रहे थे और कह रहे थे कि दुनिया की सारी चीजें तुझको दे दूंगा, मेरी बेटी को ठीक कर दो। आपको तो पता है पंडित जी, ये कला धन के लिए नहीं सीखी, मदद करने के लिए सीखी, तो मैं दिल से मदद करना चाहता हूँ, तो बताएं आगे क्या करूं मैं? बेटा, उस पर काला जादू तो है, लेकिन काले जादू का तोड़ किसी आम फूल में नहीं जिसका तुम इत्र बनाकर उसको दे दो। वो खास किस्म का फूल होगा जो कि जंगल के अंदर आदिवासियों के इलाके में होता है और आदिवासी ही उसकी खेती करते हैं। तुमको वो फूल आदिवासियों से ही लेकर आना पड़ेगा। उनमें से किसी को मत भेजना, क्योंकि एक जान बचाने के लिए दूसरी जान दांव पर लगाना खतरे से खाली नहीं है और हमको ये शोभा भी नहीं देता। तुम जाओगे और तुम वो फूल ला सकते हो, और ये नहीं है कि तुम उससे सिर्फ काले जादू का ही असर खत्म कर सकते हो, उससे हर बीमारी खत्म होगी। अरे पंडित जी, मुझको मेरी जान का डर नहीं है कि ये चली जाएगी। अगर ये खतरा मोल लेने से किसी की जान बचती है तो मैं तैयार हूँ। आप बस मुझे दिशा बताएं कि मैंने किस दिशा में जाना है, बस आगे का काम मुझ पर छोड़ दे। पंडित जी उसको रास्ता बता देते हैं कि तुमको जंगल के अंदर आदिवासियों के इलाके में जाना होगा और वो उस फूल की खेती करते हैं। वो फूल तुमको लेना होगा, उसका इत्र बनाकर लड़की को लगा देना, वो ठीक हो जाएगी, काला जादू खत्म हो जाएगा। तो पंडित जी से रास्ता पूछकर वासु निकल पड़ता है। वासु आदिवासियों के इलाके में आ जाता है और उसको वही जादुई फूल
नजर आ जाते हैं जिनकी खेती वो आदिवासी करते हैं। आहा, अच्छा, तो इन फूलों की बात की थी पंडित जी ने। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश फूल हैं। चलो, आदिवासी तो कोई भी नहीं है, तोड़ लेते हैं। जैसे ही वासु फूल तोड़ने लगता है कि उसके सर में कोई डंडे से वार करता है और वासु वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे उठ, उठता क्यों नहीं? अरे उठ जा। अरे आदिवासी भैया, आपने मुझको बांध क्यों दिया है? मैं कौन सा कोई चोर हूँ या फिर आप सबको नुकसान पहुंचाने आया हूँ? मुझे क्यों बांधा है? अरे इसीलिए तो बांधा है कि तेरा पता चल सके कि तू यहाँ पर क्या करने आया है। बोल, तुझको किसने भेजा है और तुझको यहाँ का पता किसने बताया? बोल। देखिए आदिवासी भैया, मैं एक इत्र बनाने वाला हूँ जो कि इत्र बनाकर लोगों को देता हूँ। खुशबू ही नहीं बल्कि मेरे इत्र लोगों की बीमारियों को भी ठीक करते हैं। लेकिन हमारी बेटी, एक गीता नाम है उसका, उसको बहुत ही ज्यादा कठोर बीमारी ने घेर रखा है जो कि काली शक्तियों की बीमारी है। और मैं एक फूल लेने आया था जो कि आपके खेतों में होता है। उस फूल से उस काले जादू का असर खत्म हो जाएगा जब मैं उसका इत्र बनाकर दूंगा। बस मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा और कोई इरादा नहीं आपको हानि पहुँचाने का। आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम लोग कैसे गलत समझ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि तू कोई भी इत्र बनाने वाला नहीं है। तू सिर्फ हमको देखने आया था और फिर अपनी पूरी सेना के साथ आएगा बाद में। और इत्र किसी की जान कैसे बचा सकता है और इत्र किसी की बीमारी खत्म कैसे कर सकता है? क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे आप इन सब में से अलग नजर आ रहे हैं और बुद्धिमान भी लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इन सब के मुखिया हैं, तो मैं आपको मुखिया जी ही कहूंगा। मुखिया जी, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है आपको, तो अगर आपका कोई भी आदिवासी भाई किसी बीमारी में है तो मुझे बताएं, मैं उसको इत्र बनाकर ठीक कर सकता हूँ। फिर आप सबको भी पता चल जाएगा। आदिवासियों का मुखिया सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसका बेटा भी वर्षों से बीमार था, वो भी ठीक नहीं हो रहा था। और मुखिया वासु को ये कहता है कि तुम्हारी बात ने मुझको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम इत्र बनाकर किसी की बीमारी ठीक कर सकते हो। मेरा बेटा बहुत देर से बीमार है, वो ठीक नहीं हो पा रहा। हमने बहुत से टोटके आजमाए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तुम उसको ठीक कर दो तो ये खेत क्या, हम सब भी तुम्हारे ही हैं। कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे यहाँ पर एक भट्टी लगानी पड़ेगी इत्र की। इत्र निकाल कर आपके बेटे को लगाऊंगा, आपकी आंखों के सामने ही वो ठीक हो जाएगा। ठीक है वीरू, इसको खोल दो और जो भी ये मांगता है इसको दो। वासु यहाँ भी एक भट्टी बनाता है और भट्टी के नीचे आग लगाता है और फूल उसमें डाल देता है, वही जिन फूलों को वो लेने आया था। आग की गर्माहट से फूलों की भाप बनती है और वो भाप एक बोतल में गिरकर इत्र बनना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद इत्र बन जाता है और वासु अंदर जाकर उसके बेटे पर इत्र लगा देता है और इंतजार करता है। इत्र लगाने के बाद चमकती हुई रोशनी में इत्र अपना काम कर देता है और जगीरा ठीक हो जाता है। अरे पिताजी, देखे मैं ठीक हो गया बिल्कुल। अरे पिताजी,
ऊपर वाले की कृपा, इस इत्र की कृपा, मैं ठीक हो गया। अरे अरे मेरा बेटा ठीक हो गया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। मैंने तो सोचा था कि इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमने कर दिखाया। हम सब ही तुम्हारे कर्जदार हैं। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े हमको जरूर याद करना। और ये खेत तुम्हारा ही है आज से। जितने मर्जी फूल तोड़ कर लेकर जाओ, जब चाहो आओ यहाँ पर, और आज यहाँ पर जश्न होगा। मुखिया का बेटा ठीक हो जाता है और सारे ही आदिवासी खुश हो जाते हैं। बचा हुआ इत्र लेकर वासु ठाकुर जी के घर आ जाता है और गीता पर भी चमकती हुई रोशनी के साथ इत्र असर कर देता है और काले जादू का साया खत्म हो जाता है और गीता भी बिल्कुल ठीक हो जाती है।